नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। भारत देश में पराधीनता का लंबा इतिहास है। इस भूमि पर आधिपत्य स्थापित करने में विदेशी आक्रांता क्यों और कैसे सफल हुए होंगे, इसके पीछे देशज राजाओं के मध्य आपसी प्रतिस्पर्धा, छोटी छोटी महत्वाकांक्षाएं और बाहरी शक्तियों के विरुद्ध एकजुटता का ना होना है। यवनों से आरंभ कर अंग्रेजों तक एक जैसी कहानी, एक जैसे ही मीर जाफर और एक जैसा ही परिणाम। आज सिकंदर के आक्रमण पर नहीं अपितु भीतरघात पर चर्चा करते हैं। यवन आक्रांता को जो भी और जितनी भी सफलता व्यास नदी के तट तक अपनी आधिपत्य सीमा के विस्तार में मिली, उसमें तक्षशिला के शासक आम्भिकुमार का भी योगदान रहा है। वही तक्षशिला जो सीमांत प्रदेश था, जहां विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय अवस्थित था, उन्हीं समयों में जहां चंद्रगुप्त जैसे शिष्य और चाणक्य जैसे गुरु अध्यापन कर रहे थे, जिनका स्वप्न एक राष्ट्र के रूप में भारत भूमि का एक ही ध्वज के नीचे एकत्रीकरण करना भी रहा है। विषय विस्तार से पहले जानते हैं कि सिकंदर का भारतीय अभियान किस तरह आरंभ हुआ और उसका स्वरूप कैसा था। यह घटनाक्रम आरंभ होता है जब सिकंदर कुषाण अथवा खावक दर्रे के मार्ग से अपनी विशाल सेना के साथ 10 दिनों की कठिन यात्रा करता हुआ हिंदुकुश पर्वत को पार कर लेता है। इसके साथ ही वह उस उपत्यका तक पहुंचता है जिसकी वर्तमान में पहचान कोह-ए-दमन के रूप में होती है। इसी स्थान से आगे बढ़ते ही सिकंदर का भारत पर आक्रमण अभियान आरंभ होता है। यह आक्रमण कोई छोटी मोटी तैयारी के साथ नहीं हुआ था, अपितु यवन इतिहासकारों ने इसका पूरा वृतांत दस्तावेजीकृत किया है। प्लूटार्क के अनुसार भारत अभियान के लिए सिकंदर के साथ 1,20,000 पदाति सैनिक और 15,000 अश्वारोही थे। उसकी सेना हेफाइस्टन, टॉलेमी, नियरकस, लियोनाइट्स जैसे प्रखर सेनापतियों से सज्जित थी, जिनकी गहरी प्रतिबद्धताएं अपने नायक सिकंदर के पक्ष में थी। परंतु साथ चल रही सेना के कतिपय नकारात्मक पक्ष भी थे। वस्तुतः निरंतर युद्धरत रहने के कारण बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता रहती, जिसको अलग अलग स्थानों से लिया जाता था। ये सैनिक न तो एक ही जाति अथवा राजनैतिक प्रतिबद्धता से थे, साथ ही भिन्न भिन्न समाजशास्त्रीय और भाषागत पहचान भी रखते थे। सिकंदर की विशाल सेना का महत्वपूर्ण भाग यूरोप से सम्मिलित किए गए भारी शस्त्र धारण करने वाले, मकदूनिया से सम्मिलित किए गए पदाति और अश्वारोही सैनिक, यूनानी नगर राज्यों के वेतनभोगी सैनिक, बल्कान और थ्रेस के पहाड़ी योद्धा आदि थे। इस सेना का हिस्सा अनेक एशियाई परिक्षेत्रों के सैनिक भी थे, जिसमें ईरान के अश्वारोही, हिंदुकुश के सम्मिलित पर्वतीय इलाकों के लड़ाके, घोड़े की पीठ से ही अचूक निशाना लगाने वाले मध्य एशियाई धनुर्धर, फिनिशिया के कुशल नाविक और मिस्र के योद्धा आदि की प्रमुख भूमिका रही है। इस विभिन्नताओं और पृथक पृथक विलक्षणताओं भरी सेना में अनुशासन बनाए रखना निश्चय ही दुष्कर कार्य रहा होगा, जिसे सिकंदर ने कुशलतापूर्वक किया। यह उसके नेतृत्व क्षमता का परिचायक है। अपने विजय अभियान का आरंभ करने से पूर्व सिकंदर के लिए भारतीय शासकों की अवस्थिति, उनके दमखम को जांच लेना भी आवश्यक था। हिंदुकुश में स्थापित अपने शिविर से उसने भारतीय सीमांत पर स्थित सभी राजाओं को दूत के माध्यम से संदेश भेजा कि यदि वे यवन आक्रमण से बचना चाहते हैं तो अधीनता स्वीकार कर ले और संधि की शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए उसके समक्ष उपस्थित हों। सिकंदर के लिए निश्चय ही यह आश्चर्य की बात होनी चाहिए कि उसकी पत्र राजनीति का कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। विजय मार्ग में अवस्थित छोटे छोटे शासक
स्वयं मिट जाने की परिस्थितियों से अवगत होते हुए भी युद्ध की तैयारियों में लग गए थे। तक्षशिला का सिंहासन अब आंभिराज के हाथ में था। पिता के दिवंगत होने के पश्चात उनका अभी राज तिलक भी नहीं हुआ था। तैयारियां चल ही रही थीं कि यवन आक्रांता का दूत अपना संदेश लेकर उनके समक्ष उपस्थित हुआ। चाणक्य जैसे गुरु का छात्र रहा आंभी अपने भीतर वैसी राष्ट्रीय भावना अथवा आत्मसम्मान का भाव नहीं रखता था, अपितु उसको यह अवसर लगा कि यदि आगे बढ़कर वह सिकंदर का स्वागत करता है, संधि की अपने अनुरूप शर्तें स्वीकार करवा लेता है, तो संभव है उसे अपने लिए सबसे बड़ा खतरा सिद्ध हो रहे पड़ोसी राज्य तथा उसके राजा पुर अथवा पुरस पर बढ़त हासिल हो जाए। आंभी कुमार ने सिकंदर से मिल जाने का निर्णय लिया। इतना ही नहीं, अपना राज तिलक भी वह इस यवन आक्रांता की उपस्थिति में ही करवाना चाहता था। उसने अपना एक दूत सिकंदर के पास उस समय भेजा जब वह सोग्डियाना अथवा बुखारा प्रदेश में था। भेजे गए दूत ने यवन शासक को बताया कि आंभी कुमार सिकंदर की अधीनता को निःशर्त स्वीकार करते हैं, साथ ही वे उनसे अपने शक्तिशाली प्रतिद्वंदी राजा पोरस के विरुद्ध सहायता की मांग भी करते हैं। इतिहास में यह पहला उदाहरण है जब किसी भारतीय राजा ने अपने ही देशवासियों के विरुद्ध किसी विदेशी से सहायता की मांग की हो। सिकंदर के लिए तो अंधा क्या चाहे दो आंखें वाली स्थिति थी। आंभी के माध्यम से वह भारतीय भूभाग के भूगोल से परिचित हो सकता था, साथ ही विजय मार्ग में आने वाली संभावित बाधाओं को जान समझ सकता था। इस कार्य में सिकंदर की सहायता शशिगुप्त अथवा सिसिकोट्टोस नाम का एक भारतीय राजा कर रहा था, जिसका शासन स्थान हिंदुकुश के निकट ही कहीं था। यह सहायता वस्तुतः उसकी बाध्यता थी, क्योंकि शशिगुप्त ने सिकंदर के विरुद्ध युद्ध में बैक्ट्रिया की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी। अब बैक्ट्रिया की पराजय के उपरांत उसे सिकंदर का प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आंभी कुमार और शशिगुप्त जैसे राजाओं से निश्चय ही सिकंदर को भारत और भारतीयों के विषय में सामरिक महत्व की जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। सिकंदर धार्मिक व्यक्ति था। उसे शुभ अशुभ में गहरा विश्वास था। उसने मार्च 326 ईसा पूर्व में एक शुभ मुहूर्त देखकर सिंधु नदी को पार किया। अब वह मार्ग के शासकों को तेजी से रौंदता हुआ अपने मित्र शासक आंभिराज की राजधानी तक्षशिला की ओर बढ़ा। सिकंदर अभी राजधानी से 4-5 मील दूर ही था कि उसे सूचना मिली आंभी बड़े लाव लश्कर के साथ उसकी ओर बढ़ा आ रहा है। आंभी के काफिले में सज्जित सेना है, साथ ही 56 विशालकाय हाथी भी। क्या आंभी कुमार ने संधि का अपना इरादा बदल लिया था? क्या वह सिकंदर पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ रहा था? यूनानियों में हड़बड़ाहट की स्थिति निर्मित हो गई। सिकंदर के माथे पर बल थे, जबकि उसके कुशल सेनानायक संभावित युद्ध का प्रतिकार करने के लिए रणनीति बनाने लगे। आंभी को यवन सेना में मची अफरा तफरी को देखकर अपनी भूल का एहसास हुआ। वह इस भ्रम को मिटाने के लिए हाथी से नीचे उतर आया और अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को साथ लेकर पैदल ही सिकंदर की ओर बढ़ा। अब जाकर यवनों को समझ आया कि आंभी का सैन्य प्रदर्शन वस्तुतः परंपरानुसार अपने मेहमान के स्वागत के लिए है, न कि युद्ध के दृष्टिगत। अनिश्चितता और अविश्वास के वातावरण का पटाक्षेप होने के पश्चात आंभी कुमार ने बहुत उत्साह से सिकंदर का राजकीय सत्कार किया। उसकी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। अगले दिवस आंभी ने सिकंदर के हाथों ही अपना राज्याभिषेक भी करवाया। कर्टियस के अनुसार सिकंदर के आगमन के चौथे दिन आंभी कुमार ने 80 टैलेंट चांदी के सिक्के, साथ ही यवन क्षत्रप एवं उनके प्रमुख सहयोगियों के लिए विशेष रूप से तैयार कराए गए स्वर्ण मुकुट भेंट किए। यह
सिकंदर की कुशल कूटनीति थी अथवा मित्रता, उसने इस सारी भेंट को न केवल लौटा दिया अपितु आम्भी को 1000 टैलेंट रजत सिक्के, रजत व स्वर्ण के पात्र और बहुमूल्य वस्त्रादि भेंट किए। सिकंदर की इस उदारता से कुछ मकदूनियाई सेनापति असंतुष्ट हुए, परंतु इस कदम से आम्भी की प्रतिबद्धता सिकंदर के प्रति और भी गहरी हो गई थी। इस उदारता प्रदर्शन की कूटनीति के फलस्वरूप सिकंदर की सेना को 5000 भारतीय सैनिक भी आम्भी कुमार की ओर से प्राप्त हो गए। तक्षशिला में सिकंदर ने एक भव्य दरबार आयोजित किया। यह उसका शक्ति प्रदर्शन भी था और भारतीय राजाओं को दिया गया अवसर भी कि यही समय है वे संधि कर सकते हैं, अन्यथा युद्ध तो अवश्यंभावी है ही। इस आयोजन का कोई व्यापक प्रतिसार मिला हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। यह अवश्य है कि इसी अवसर पर अभिसार राज्य के राजा का भाई एक दूत मंडल के साथ सिकंदर से मिला और उसके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। स्वयं अभिसार नरेश का सिकंदर के समक्ष न आना दूसरी कहानी बता रहा था। यूनानी इतिहासकार डायोडोरस के अनुसार अभिसार का राजा प्रकट रूप में तो यवनों के साथ हो गया था, परंतु वह गोपनीय रूप से राजा पोरस की सहायता करना चाहता था। सिकंदर के तक्षशिला में आयोजित किए गए दरबार में राजा पुरु अथवा पोरस ने भी अपना दूत भेजा था, परंतु संधि अथवा अधीनता की स्वीकार्यता के लिए नहीं। राजा पोरस ने अपने संदेश के माध्यम से कहलवाया कि वह सिकंदर से मिलने अवश्य आएगा, परंतु युद्ध के मैदान में अपनी सेना के साथ। समग्र रूप से देखें तो भारतीय राजाओं की महत्वाकांक्षाएं उनका निजी हितों को प्राथमिकता देना, छद्म श्रेष्ठतावाद की भावना आदि ने ही आक्रांताओं को सफलता प्रदान की है। यदि राजा पुरु जैसी दृढ़ता आम्भी और अन्य राजाओं ने भी दिखाई होती अथवा सभी ने एक साथ मिलकर यवन आक्रांताओं के विरुद्ध लड़ाई लड़ी होती तो सिकंदर हिंदू कुश की तलहटी से ही लौट जाने के लिए बाध्य हो गया होता। भारतीय इतिहास के आम्भी कुमार जैसे काले धब्बों को जानना समझना चाहिए, जिससे हम आज भी एकता का संदेश और सबक ले सकते हैं, अनेकता और विश्वासघात के परिणामों को जान और समझ सकते हैं। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।